गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लिबरलाइजेशन को लेने जा रहे हैं। भारत ने जब आज़ादी के बाद अपनी अर्थव्यवस्था के विकास का ढांचा चुना, उसका जो पैटर्न चुना वो था समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था का ढांचा। इसके अंतर्गत 1991 से पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया गया। 1951 से लेकर के 1991 तक हम ढेरों पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास की रफ्तार को नाप रहे थे, बढ़ा रहे थे, लेकिन हमें जितनी सफलताएं मिलनी चाहिए थीं वो सफलताएं नहीं मिल पाईं और कंपैरेटिवली हम विकास में पीछे ही रह गए। रिजल्ट ये हुआ कि हम देश की आर्थिक व्यवस्था में, देश के आर्थिक कलेवर में जो क्रांतिकारी परिवर्तन का ख्वाब देख रहे थे वो ख्वाब हमारा पूरा नहीं हो पाया। 1991 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिवर्तन हो रहे थे उन परिवर्तनों को देखते हुए भारत ने भी अपने आर्थिक विकास की नीति में सुधार का बीड़ा उठाया और 1991 में नई आर्थिक नीति के नाम से एक नई पॉलिसी की शुरुआत की गई। इस नई आर्थिक नीति के अंतर्गत जो उपाय संक्षेप में अपनाए गए थे वो इस प्रकार रहे। नंबर 1, नियंत्रित व्यवस्था के स्थान पर उदारता की नीति को अपनाया जाना। मीन्स अब जो कुछ अभी तक कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी एक तरीके से थोड़ी बहुत, अब उसमें लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाना। नंबर 2, सार्वजनिक क्षेत्र को नैरो करके, संकुचित करके, कम करके निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना। मीन्स सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग धंधे थे, जो भी व्यवस्थाएं थीं, उनको अब धीरे धीरे निजी क्षेत्र की तरफ अग्रसर करना था। तीसरा था विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एनकरेजमेंट दिया जाना, उत्पादन की उन्नत टेक्नोलॉजी को लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाईएस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन, कृषि के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर एम्फेसिस, व्यापार नीति, मौद्रिक नीति, राजस्व नीति, मीन्स ट्रेड पॉलिसीज, रेवेन्यूज, मॉनेटरीज, इन सब में व्यापक परिवर्तन की बात कही गई। और लास्ट में था राजकोषीय घाटे के ऊपर नियंत्रण किया जाना। इन सभी उपायों को नई आर्थिक नीति का नाम दिया गया। रिजर्व बैंक के गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन के अनुसार नई आर्थिक नीति में जुलाई 1991 के बाद से किए गए विभिन्न नीतिगत उपाय और परिवर्तन शामिल हैं और इन सभी उपायों का एक ही लक्ष्य था और वो था अर्थव्यवस्था की कुशलता को बढ़ाना। विभिन्न नियंत्रणों वाले विनिमय तंत्र की, चाहे वह निजी क्षेत्र में ही क्यों न हो, क्षमता बिखर जाती है और प्रतियोगिता का स्तर भी घट जाता है। तब ऐसी स्थिति में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसका मेन एम था इकोनॉमी में और अधिक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को तैयार करना, जिससे कि प्रणाली की उत्पादकता में सुधार हो, कुशलता में वृद्धि हो। संक्षेप में नई आर्थिक नीति के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में जो सुधार हुए उन्हें ही नए आर्थिक सुधारों का नाम दिया जाता है। ये जो नए आर्थिक सुधार थे उनमें से प्रमुख कौन कौन से रहे? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इसमें हम लोग वैश्वीकरण को पिछले 3-4 लेक्चर्स में देख ही चुके हैं। आज हम लोग लेने जा रहे हैं उदारीकरण। उदारीकरण का सामान्य सा जो अभिप्राय है वो ये है कि जो आयात निर्यात के ऊपर जो प्रतिबंध की पॉलिसी अभी तक थी उनमें ढील देना, उनमें उदारता बरतना और व्यापार नीति से जुड़े हुए जो भी पहलू थे उन सब में सख्ती की बजाय अब उदारता बरती जाए। जब सरकार औद्योगिक नीति, श्रम नीति, आयात निर्यात नीति, कर नीति
आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग, उत्पादन तथा वितरण में प्रतिबंधों को हटाती है या हटाने का कार्य करती है, तो उसे उदारीकरण के नाम से पुकारा जाता है। इस उदारीकरण की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो इसका सबसे पहला लक्ष्य था घरेलू उत्पादन प्रणाली में सुधार करना तथा उत्पादन क्षमता में विकास करना। मीन्स हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रणाली थी, हमारा जो उत्पादन क्षमता था, उसमें किस प्रकार से उसको सुधारा जाए, किस प्रकार से विकास किया जाए। नंबर 2, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। मीन्स अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब्स को प्रोवाइड करना, एनकरेज करना, सर्च करना। तीसरा, वस्तुओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना। मीन्स जो कमोडिटीज़ हैं, जो सर्विसेज हैं, उनकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होना। मीन्स अब भारत को अपनी जो पूरी की पूरी पॉलिसी है, जो इकोनॉमी है, उसे इंटरनेशनल लेवल पर अब कंपटीशन के लिए तैयार करना है। इंटरनेशनल मार्केट में उतर के, इंटरनेशनल एरिना में उतर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिता है उसमें शामिल होना है। अब इस उदारीकरण के क्या गुण हैं जिसको लेकर के बड़ा ढिंढोरा पीटा गया, और हम लोग जब वैश्वीकरण की बात कर रहे थे तब उसमें हम लोगों ने नाम लिया था कि WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, उस ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया का एक पहलू ये लिबरलाइजेशन भी रहा। और उनका मेन एम्फेसिस यही था कि धीरे धीरे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा अपनी इकनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया जाए, अपनी इकनॉमी को, अपने व्यापार को, अपनी वाणिज्य नीति को दुनिया के लिए खोला जाए। तो अब उससे क्या उन्होंने गुण देखे जिसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया को कंपेल करने की शुरुआत करी? तो इसमें सबसे पहला जो तर्क है वो ये है कि उदारीकरण से निजीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। विभिन्न नियमों और प्रणालियों में सरलता आने से, लैक्सिटीज आने से जो निजी उद्यमी हैं उनको आगे आने का अवसर मिलता है। अभी तक ये मान करके चला जा रहा था कि जो अपने यहाँ पर नियम थे व्यापार के सख्त थे और इसकी वजह से निजी उद्यमियों को आगे आने का मौका नहीं मिल पाता था। अब उनका ये कहना है कि इन नियमों और प्रणालियों में सरलता आने से निजी उद्यमियों को आगे आने का मौका मिलेगा। दूसरा, उदारीकरण से जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो नई तकनीक और प्रौद्योगिकी है, हम उसका आयात आसानी से कर पाएंगे, सरलता से कर पाएंगे और विभिन्न उद्यमी विश्व में श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर पाएंगे। तीसरा, विभिन्न व्यवसायियों को आपसी प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अच्छी क्वालिटी का ध्यान रखना होगा। चौथे, उदारीकरण की ये जो हेल्दी कंपटीशन की नीति है, जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की नीति है, वह विभिन्न उद्यमियों को व्यापार की ओर आकर्षित करती है, जिससे कम से कम कीमत पर वस्तु का उत्पादन आवश्यक हो जाता है और इसका जो अल्टीमेट लाभ है वह उपभोक्ताओं को मिलेगा, या ये कहें कि इससे उपभोक्ता ही लाभान्वित होते हैं। पांचवें, उदारीकरण से विभिन्न सरकारी उद्यमों के प्रबंध तंत्र को अपनी कार्य कुशलता के प्रति सचेत रहना पड़ता है। मीन्स अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफिसेस थे या जो सरकारी उपक्रम थे, पब्लिक अंडरटेकिंग्स थे, वो ठीक है, सरकारी प्रक्रिया है, उसी के अकॉर्डिंग काम किया करते थे। लेकिन अब उन्हें ये लगने लगा कि यदि उन्होंने ढंग से कार्य नहीं किया, उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो सरकार उनको धीरे धीरे निजीकरण की तरफ धकेलने का कार्य करेगी। तो मीन्स उन्हें अब अपनी कार्य कुशलता को प्रूफ करना है, बढ़ाना है। भारत में उदारीकरण की नीति की शुरुआत कब से हुई और किस प्रकार से हुई,
तो हम भारत में उदारीकरण की नीति के अध्ययन को 2 शीर्षकों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, नरम उदारीकरण की नीति। ये हमें 1985 से 1991 तक देखने को मिलती है। जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा सत्ता संभाली गई, तभी 1985 से ही उदारीकरण की शुरुआत हमें देखने को मिल रही है। और उदारीकरण के इस क्रम में जो प्रमुख परिवर्तन किए गए, उसमें नंबर 1 था 1985 में 25 बड़ी श्रेणी के उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। MRTP और फेरा के अंतर्गत आने वाले 22 उद्योगों को लाइसेंस लेने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया और MRTP कंपनी की पूंजी सीमा 20 करोड़ से बढ़ा करके 100 करोड़ कर दी गई। इसी प्रकार से जून 1985 में 82 मेडिसिन औषधियों एवं उससे संबंधित औषधीय फार्मूलों को भी लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। छोटे उद्योगों की उन्नति के लिए 20 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 35 करोड़ रुपए कर दिया गया और सहायक उद्योगों के लिए ये सीमा बढ़ा करके 45 करोड़ रुपए कर दी गई। 100% निर्यात उन्मुख यूनिटों मीन्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स की लाइसेंसिंग को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 1985 से 1991 की अवधि के दौरान उदारीकरण का यह क्रम जारी रहा और ये मान करके चला जा रहा था कि इससे हमको काफ़ी कुछ सफलता हासिल हो सकेगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। तब ये जरूरी समझा गया कि औद्योगिक नीति के फ्रेमवर्क में थोड़े बहुत परिवर्तन करके निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो अब आर्थिक नीतियों में, औद्योगिक नीतियों में आमूल चूल परिवर्तन के बारे में सोचा गया और इसी पृष्ठभूमि में जुलाई 1991 में नई आर्थिक नीति का शुभारंभ किया गया। दूसरा हम जो डिवीजन ले रहे हैं वो है गहन उदारीकरण की नीति और ये 1991 के बाद की अवधि है जो हमें आज तक भी देखने को मिल रही है। 1991 के दशक के प्रारंभ में जब नरसिंह राव सत्ता में आए तो सरकार के आगमन के साथ ही नई आर्थिक नीति में औद्योगिक, व्यापारिक, वित्तीय, मौद्रिक इत्यादि क्षेत्रों में उदारीकरण का प्रसार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को निजीकरण की ओर मोड़ने की दशा में अनेक कदम उठाए गए, जिनको हम पॉइंट्स के रूप में इस प्रकार से देख सकते हैं कि व्यापार नीति में उदारीकृत की पॉलिसी अपनाई गई, उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली को अपनाया गया, औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति अपनाई गई, विदेशी विनियोग नीति में उदारीकरण को अपनाया गया, सरकारी क्षेत्र में उदारीकरण को अपनाया गया। अब इस उदारीकरण का परिणाम हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हम ये देखेंगे कि कुछ जगहों पर तो हमें प्लस में रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हमें माइनस में रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे ये कहा जाता है कि औद्योगिक विकास की वार्षिक वृद्धि दर बढ़ गई, मुद्रा प्रसार पर जो नियंत्रण लगा है उससे मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण लगा, विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि हुई, निर्यात में वृद्धि हुई, प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग में वृद्धि हुई, स्थिर और मजबूत विनिमय दर देखने को मिला। लेकिन भारतीय उद्योगों के ऊपर हमें इसका नकारात्मक असर देखने को मिला। कारण यह था कि वैश्वीकरण ने समान प्रतियोगिता को जन्म दिया और ये प्रतियोगिता शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय निगमों और कमजोर भारतीय उद्यमों के बीच होने के कारण भारतीय उद्यम धीरे धीरे समाप्त होने लगे। बाकी हम लोग कर लेंगे। थैंक यू।